अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनफोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। आज की बड़ी खबर यह है कि बिलाखिर हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा हो गया। हुकूमत की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी और अली मोहम्मद खान साहब हुकूमती मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे। ये मुज़ाकरात रात देर तक जारी रहे। दिन में कुछ वजूहात की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताख़ीर तो होती रही, मगर बिलाखिर ऐलान हुआ कि मुआहिदा तय पा गया है। इस सारी सूरत हाल में मुल्क का नुकसान तो हुआ ही है, कीमती जानों का भी नुकसान हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन होगा और इस सारे मामले से क्या कोई सबक भी सीखा जाएगा कि मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? फहद साहब, इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी कोई भी तफसील बताने से गुरेज किया गया है और यह भी कहा गया है कि आपको सवाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये क्या मंतक है? हम पहली दफा देख रहे हैं कि पीआईडी में बैठे हैं और इजाजत नहीं मिली कि हम सवाल भी कर सकें उनसे। देखिए, ये तमाम तर जो मामला अगर आप शुरू से देखें ना वकास, तो हर स्टेज पर जो है कोई ना कोई गड़बड़ हुई है जी। और वो ये गलत फैसलों का, गलत रवैये का और गलत तरीके से इस मामले को निपटने का जो ये ट्रेंड है, ये बदकिस्मती से पहली बार हम नहीं देख रहे जी। ये जब से टीएलपी के मामला शुरू हुए हैं, और हमने कल इसमें बड़ी तफसीली बात की थी 2017 से, हर बारी जब भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह का एक मार्च किया है और धरना दिया है और उसके बाद फिर अपने मुतालबात को जो है वो बड़े जोर शोर से मनमाने की कोशिश की है, तो हर बारी रियासत जो है उस घुटने टेकने पर मजबूर हुई है। आज भी जो हमने देखा जी, यानी मुझे तो हैरत हो रही थी कि देखिए, पहली बात तो यह है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वहां पे बैठे हैं और जब वो तारुफाती कलमात बयान करते हैं, तो मैं तो ये समझ रहा था कि शायद ये को दिल्ली फतह करके आ गए। हाँ। यानी आप ये सोचें वकास, बल्कि अगर आपके पास क्लिप है तो सुनवा दें। मुफ्ती साहब को सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पे बात कर लेते हैं। ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है, ये इस्लाम की फतह है, ये हुब्बुल वतनी की फतह है और ये इंसानी जानों की हुर्मतों के तहफ़्फ़ुज़ की फतह है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। मुफ्ती साहब ने तो सब बराबर कर दिया। यानी आप मुझे बताएं, इस वक्त देखें ना, असूलन वहां तो उन्होंने सवाल लिए नहीं और उस पर हम जरा बात करेंगे कि ये एक अजीब इन्होंने रवैया अख्तियार किया हुआ है कि मीडिया को जैसे इन्होंने ये समझा हुआ है कि जनाब ये जो कहेंगे वो मीडिया करेगा। हाँ। ये इस पर जरा हम बात करते हैं डिटेल से, क्योंकि ये थोड़ा सा दुरुस्तगी जरूरी है लोगों के कॉन्सेप्ट की। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं उस वक्त जब ये मुफ्ती साहब ये इस तरीके की अपनी तारुफाती कलमात सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया और ये हो गया और सबकी फतह हो गई, जरा वो उन पुलिस वालों के नाम भी ले देते जिनको शहीद किया गया है। जी बिल्कुल। उनको तो शायद ये गवारा नहीं हुआ, लेकिन अगर इजाजत आप दें तो मैं और आप तो उनके नाम ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, हक बनता है, हमारा फर्ज है। 59 साला हेड कांस्टेबल अयूब, 55 साला कांस्टेबल खालिद जावेद और एएसआई अकबर, ये 3 नाम तो हमारे पास कंफर्म्ड हैं जी। और अगर कोई इसके अलावा लो हैं तो हुकूमत पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है वकास कि इनको हमें दिखाए कि ये कौन लोग थे। और सैकड़ों जख्मी भी हैं। और सैकड़ों जख्मी हैं। इनका खून किसके हाथों है? और ये जो 3 लोग हैं जिनका हमने नाम लिया, हेड कांस्टेबल अयूब, कांस्टेबल खालिद जावेद और एएसआई एम अकबर जी, क्या इनकी फैमिलीज नहीं है? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या इनके वालिदैन नहीं हैं? और क्या वकास ये रियासत का सुतून नहीं है? जब इन 3 लोगों को और इसके अलावा जो भी हैं उनको, उनका जब खून बहाया गया, जब उनको शहीद किया गया, तो ये रियासत का खून बहाया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रियासत का जो बुनियाद है वो क्या है? देखिए ना, जहां भी, यानी ये नुक्ता मैं बार बार इसलिए इस पे जोर देना चाह रहा हूं वकास, ये अहम है हमारे लोगों को समझने के लिए और हमारी हुकूमतों को और उन लोगों को जो आज बैठकर उस तरीके से बात कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत कोई, यानी कि तोप चला के आए, उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये रियासत को कमजोर करने में ये इन लोगों की वजह से है। यानी देखिए ना, अब कल को जो पुलिस वाले हैं, पुलिस, हमारी 1000 इख्तलाफात हो सकते हैं पुलिस से,
और होते भी हैं। वो ट्रेंड नहीं है, वो ज्यादती करते हैं, वो लोगों के साथ उनका उस तरीके से रवैया ठीक नहीं है, वो सारे इख्तलाफात हैं। लेकिन पुलिस रियासत का सुतून है, रियासत की अलामत है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब आप उसको इस तरीके से अपनी सियासत की आग में झोंक देते हैं तो आप सिर्फ आप समझते हैं कि आप अपनी सियासत चमका रहे हैं। आपको ये ख्याल नहीं होता कि आप इस रियासत को कमजोर करें जिस रियासत के नाम पे आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में ये रिट ऑफ द स्टेट हमने कितनी बार सुनी, यानी वजीर आजम से लेकर, यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ले लें, इंटीरियर मिनिस्टर ले लें, मजहबी अमूर के जो वजीर हैं उनको ले लें, और जो भी हुकूमती तर्जुमान आया है उसने बार बार क्या राग गलापा था। हाँ। रिट ऑफ द स्टेट होगी जी। हाँ। ये 3 अयूब साहब, खालिद जावेद साहब और अकबर साहब, इनको आपने शहीद करवा दिया है और आप कह रहे हैं कि आपने रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको एस्टैब्लिश कर दिया। और ये आज क्लियर हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कितनी रिट ऑफ द स्टेट इन्होंने एस्टैब्लिश की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज हमें हुकूमत और रियासत खौफजदा नजर आई। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम इवेंट भी देखें कल जब उलमा कराम मिले बनी गाला में पीएम साहब से, तो उसके बाद खबर यह सामने आई कि 2 लोगों पे उनको एतराज है। वफाकी वजीर हैं, उन पे भी एतराज है, और दूसरे भी वफाकी वजीर के बराबर ही उनका जो है वो पोर्टफोलियो है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बाहर कर दिया मीटिंग से। उसके बाद आज भी जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट वुज़रा हैं, शेख रशीद साहब और नूरुल हक कादरी साहब, वो मुज़ाकराती टीम में नजर नहीं आए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि हुकूमत इस पॉइंट पे किसी ना किसी हद तक बैकफुट पे भी है। बिल्कुल आपको सही लग रहा है, न सिर्फ ये कि बैकफुट पर है, बल्कि मुझे लग रहा है हुकूमत की दौड़ें लग गई हैं। आप देखिए, ये जो बात मैं आज कर रहा हूं, आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले जब 2017 2018 में भी ये धरने हुए थे, वकास, तब भी मैंने ऑन द रिकॉर्ड टेलीविजन पे भी यही बात की थी और अखबारात में भी मैंने यही लिखा था कि हर बारी रियासत पाकिस्तान जो है वो मजबूर हो रही है घुटने टेकने को, हर बार। और ये यानी मैं आज पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठा रहा हूं, उससे पहले मैंने पीएमएलएन की गवर्नमेंट पे भी उंगली उठाई थी कि ये आप लोगों का कसूर है, आपने यहां तक मामलात को आने क्यों दिया। बिल्कुल ऐसे जो पिछले 5 6 7 8 दिन में 10 दिन में पूरा इन्होंने यानी कि कितना बड़ा मुल्क का हिस्सा मफलूज करके रख दिया, कितना तशद्दुद हुआ, कितने लोगों की जानें गई, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज बैठकर वो ये बात कर रहे हैं कि जी सबकी फतह हो गई, सबकी फतह हो गई। यानी ये कमाल हो गया। आप यानी मुझे नहीं समझ आती कि हम इस बात पे हंसें या रोएं। और उसकी जो इंडिकेशन है ना, अलामतें, वो यही है जो अभी आप बात कर रहे थे। यानी पहले दिन से हुकूमत ये क्लियर ही नहीं थी कि हमने करना क्या है। हाँ। यानी वो खौफ भी है, खौफ में बड़क भी मारनी और फिर एकदम पीछे भी हट जाना। उनको समझ नहीं आ रही कि हम बयान क्या दे रहे हैं और हकीकत क्या है। जब आप जिस तरह भी आपने कहा कि पहले जो वजीर दाखिला साहब है वो पेश थे, रोज आके कोई ना को बयान दे रहे थे, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया, कभी वो जो है वो इस तरह करके हाथ जोड़ रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। और उसके बाद वजीर इत्तलात साहब हैं, वो आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, दोनों गायब हो गए। हाँ। और वो मीटिंग जो उलमाए कराम की बुलाई गई उसमें वो थे ही नहीं, जिस तरह भी आपने कहा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उन पे ऑब्जेक्शन आ गया। लोगों ने कहा जनाब ये तो जल्दी पे तेल बहेगी। फिर उसके बाद आज तीसरी टीम तब्दील हुई है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अली मोहम्मद खान साहब और शायद स्पीकर हैं असद कैसर। यानी ये 2 हफ्ते में जितना भी क्राइसिस रहा है, 3 बार हुकूमत ने टीमें जो हैं वो तब्दील की हैं। मजाक हो रहा है ये वकास, आप देखें कोई इस तरीके से काम होता है। आज आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी? देखिए, बड़ी गौर से देखी है बॉडी। क्या नजर आया आपको? बड़े डाउन और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बैठना नहीं चाह रहे थे लेकिन बैठे हैं किसी वजह से। ऐसे मुंह, वो कहते हैं ना थोड़ी टेबल पे लगी हुई थी। ये हाल हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उन्हें मालूम है, और मैं थोड़ी सी सख्त बात कर दूं, उन्हें मालूम है कि वो सरेंडर करके आए, और कोई वजह तो है नहीं। बिल्कुल है। इस पर सर मजीद भी बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद जरा इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फाद साहब, हुकूमती अरकान की तरफ से सरेंडर की आप बात कर रहे थे। माजी में जितने भी मुआहदे हुए हैं इस मामले में, उनका एंड हमने ये देखा है कि बराबरी की बुनियाद पे ख़त्म हो जाते हैं। ये नजर आता है कि हुकूमत सरेंडर कर गई है, बराबरी की बुनियाद पे ख़त्म हो जाता है, और जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि मजीद ब्लड शेड से हम बच गए हैं।
तो सर ये जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, इनके बच्चे फिर किससे सवाल करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% आपने बात दुरुस्त की है वकास। ये उनका सवाल करना बनता है, ये मेरा और आपका सवाल करना बनता है, और ये हर पाकिस्तानी का सवाल करना बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अजीब सी सूरत हाल है। देखिए, रियासत हमारे यहाँ, वो एक अंग्रेजी में एक टर्म इस्तेमाल होता है, प्रेडिटरी स्टेट। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू, यानी बहुत सारे इशू हैं, लेकिन एक बड़ा इशू ये है कि जहां भी पाकिस्तान में किसी शहरी का रियासत से आमना सामना होता है तो शहरी जो है वो खौफजदा होकर भागता है। रियासत की अलामतें क्या हैं? यही है ना, पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पटवारी है, एसी है, डीसी है, दीगर अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाएं, एजुकेशन ऑफिसर है, हेल्थ ऑफिसर है। हर जगह पे आप देखिए कि प्रॉब्लम यही होता है ना कि आपको अगर रियासत से कोई काम पड़ जाए तो आपका सारा जो आपका फोकस और अटेंशन होता है, या आप जो पूरी आपकी तगोदौई होती है कि मेरा रियासत से मैं बच कैसे जाऊं, या घबराते हैं लोग, घबराते हैं ऑफिस में जाने के लिए, या ये कि अगर मेरे साथ उसने जो मेरे साथ तो ज्यादती करनी है, मैं अपना बचाव कैसे करूं। ये वो रियासत है जहां पे वो एक आम शहरी के ऊपर जो है वो अपना जोर जमा रही होती है। हालांकि वो एतजाज अहसन साहब ने जो कहा था लॉयर्स मूवमेंट के दौरान कि रियासत होती है माँ के जैसी, यहां तो उल्टा काम है। यहां तो वो सौतेली माँ बन के आती है और हर शहरी को ये खौफ होता है कि किसी तरीके से मुझे रियासत से बचाया जाए। लेकिन जहां पे रियासत को अपना जोर इस्तेमाल करना चाहिए वहां पे लेट जाते। हाँ, यानी कमजोर पे ताकत चलती है, बिल्कुल ऐसे ही। और जो थोड़ा सा आगे से आपको जवाब दे उधर आप लेट जाते हैं। मॉडर्न नेशन स्टेट्स में ऐसा नहीं होता, और ये बार बार ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये लोग समझते हैं जिस तरीके से आज वो बैठे हुए थे, हमारे तमाम तर जो अकाबरीन बैठे हुए थे इतनी बड़ी मुस्कुराहटें लेकर के हमने जो बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, या तो लोगों को ये एहसास नहीं है, और अगर है तो फिर तो ये उससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपने इस तरह के इकदामात से पाकिस्तान के रियासती सुतून और उसके ढांचे को कमजोर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब ये जो मामला अभी का हुआ है, इसमें हम बात कर रहे थे कंफ्यूजन की। अल्टीमेटली 3 टीमें चेंज हुई हैं, बिल्कुल। और ये जो आखिरी वाली टीम थी जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का तो सबसे ज्यादा जो शक्ल थी वो काफी ज्यादा उदास ने। मेरा ख्याल में वो ये बात करने आए थे कि हमने आपका किसी का सवाल नहीं लेना, और ये बात करके वो उठ के अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ये तमाम तर काम इन्होंने किया भी नहीं है। अच्छा, वो भी कहीं और से हुआ है। अच्छा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, माजी में भी जब भी इस तरह के मामलात हुए तो एस्टैब्लिशमेंट ने बीच में एक रोल प्ले किया। और मुफ्ती साहब स्टार्ट में वो थोड़ा सा जो है ना, उन्होंने टच दिया भी है, कुछ शुक्रिया अदा कर रहे थे तो स्टार्ट उन्होंने उधर से लिया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। अब अच्छा आपकी ऑब्जर्वेशन है। इस बारी भी ऐसे हुआ है। यानी अगर हुकूमत समझती है कि जी लोगों को मालूम है कि जी हमने बड़ा जो है वो सारी रात लगाकर और हमने जो है ये एक मुआहदा करवा लिया, नहीं करवाया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने बीच में हिस्सा जरूर डाला है, लेकिन जो डिसाइसिव फैक्टर है वो अल्टीमेटली वही है जो हमेशा होता है, वो एस्टैब्लिशमेंट। तो उस हवाले से मुझे ही लगता है कि पिछले चंद सालों में जब ये बार बार ये TLP का मसला खड़ा हुआ है, तो जिस तरीके से मामलात जो है हमने देखे, इस बारी भी वही हुआ है। यानी कि हमने कुछ नहीं सीखा, उसी तरीके से ये लोग आए हैं, उसी तरीके से पुलिस फेल हुई है, उसी तरीके से इनसे मुज़ाकरात जो हैं उनके नतीजे में जो है वो रियासत ने घुटने टेके हैं, और उसी तरीके से बिल आखिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसके पल्ले कुछ भी नहीं रहा, और इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम मामला जो है इनमें ख़त्म किए। ये वही फिल्म है जो बार बार चल रही है, बार बार चल रही है, और हम उससे कुछ नहीं सीख रहे। और अफसोस की बात पता है क्या जी, ये फिर चलेगी। अच्छा, देखिए ना, जब आप कमजोरी की वजह से आप अगर उनको ये बता रहे हैं कि जनाब अगर आप हमारे पे दबाव डालेंगे तो हम आपकी बात मान लेंगे। हाँ। ये अगर आप कंक्लूजन को दे रहे हैं जो कि आपने उनको 2018 में दिया, उसके बाद दिया 2020 में दिया, और 2021 में भी दिया, तो फिर 2022 में और 23 में और 24 में और 25 में वो
कोई और उसका उसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और इनको ये भी मैसेज किया है ना कि हुकूमत इस सारे मामले में सबसे कमजोर स्टेक होल्डर है। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। अब देखिए ना, अभी अब आपको अभी बयानात आने शुरू हो जाएंगे। देखें जी, मैं आपको बताता हूं क्या स्पिन दिया जाएगा। अब वो पहले जाएंगे और वहां से उसके तहत वो जो वजीराबाद में लोग बैठे हुए हैं उनको वहां से उठाएंगे और उनके लीडर उनको कहेंगे जी हमारी तमाम तर जो भी हमारी मुतालबात है वो मान लिए गए, और वो उनको वहां से उठाएंगे, वो उठ जाएंगे। उसके बाद जहां जहां रास्ते बंद थे, कंटेनर थे, वो उठा लिए जाएंगे, और इस दौरान में हुकूमत ने ये ढोल पीटना शुरू कर देना है। देखिए जी, हमने तो बचा लिया, हमने तो ये कर दिया, हमने तो मुल्क को कौम के वसी तर मफाद में जो है ये रास्ते भी खोल दिए, अमन को बहाल कर दिया। और शायद हुकूमत के ज़हन में ये भी होगा कि मुल्क में इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही हैं तो अवाम किसी और साइड पे निकल जाएगी, मीडिया किसी और साइड पे निकल जाएगा, तो ये मामला चलते रहेंगे। जी, एक ब्रेक ले लेते हैं सर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, हुकूमत के लिए मार्च को ख़त्म करना ही फिलहाल लग रहा है कि मसले का हल है, लेकिन हर दफ़ा ये हुआ है कि जब मामला तय पा जाते हैं वो वापस चले जाते हैं तो उससे डबल पावर के साथ दोबारा वापस आ जाते हैं। तो मुस्तकिल हल की तरफ क्यों नहीं जाया जा रहा? देखिए, मुस्तकिल हल तो जिस तरह में हमने कल भी बात की थी कि वो तो अब लॉन्ग टर्म है। यानी आप इतने अरसे से, इतने साल से आपने एक तरह की पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें आप इस तरह के जत्थे जो हैं उनको जमा करते हैं, उनको वेपनाइज करते हैं, उनको सियासी उनका जो कद है उसको बढ़ाते हैं ताकि आप उनको अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो मॉन्स्टर बड़ा हो जाता है, फिर आप कहते हैं अब क्या करें, ये तो हमारे गले पड़ गए। तो ये जो इतने साल से एक कार्रवाई चल रही हो, वो कोई स्विच तो नहीं है कि आपने एकदम उसको ऑफ कर दिया। इसको करते हुए भी वक्त लगेगा, लेकिन जब आप इस तरह के मामलात करते हैं, जो इस तरह के एग्रीमेंट्स करते हैं जिनसे वो और ज्यादा जो है वो उनकी हौसला अफजाई होती है, तो फिर तो ये खत्म करने नहीं जा रहे। देखिए, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने काबीना में कि मैं यही कहा था कि हम किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे और रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। यानी उससे ज्यादा दो टोक बात क्या हो सकती है? और बात उन्होंने ठीक की थी। यानी उसूली तौर पर जो वो बात कर रहे हैं वकास, वो ठीक है। हर वजीर आजम को यही कहना चाहिए कि रेट ऑफ द स्टेट, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि रियासत के साथ आप इस तरह नहीं कर सकते, यानी कि बिल्कुल ही आप उठा के और रियासत की रेट को बाहर फेंक दें। बात तो ठीक कर दी, लेकिन उस पर अमली जामा जब पहनाने का वक्त आता है तो वो सारा उल्टा सीधा काम हो जाता है। ये तो ये लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो एक्सपायरी डेट थी वो खत्म शायद वही थी। और अगेन देखिए ना, फिर हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें? हम कंक्लूजन यही ड्रॉ करें कि वो पहले सोचे समझे बगैर एक बड़क मार दी जाती है, फिर जब जो जमीनी हकायक से का सामना करना होता है तो अंदाजा होता है यार ये तो हमने बात जो कर दी थी वो तो हम पूरा नहीं कर सकते, अब तो हमें थोड़ा रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। हर बार ये होता है। उससे क्या होता है, आप रियासत को जो हम बात कर रहे थे कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी को भी डैमेज कर रहे हैं और आप अपनी भी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करें, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये बातें तो ये कर लेते हैं, बड़के तो ये लगा देते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा प्रेशर आता है तो फौरन जो है वो रिवर्स गियर लगाकर और पीछे निकल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू ये है। अब इनके मुतालबात क्या थे? देखिए ना, एक मुतालबा था कि जी आप फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करें, हाँ, और अपने ताल्लुकात फ्रांस से कम करें। दूसरा मुतालबा था कि जो इनके खिलाफ जितने वो केसेस हैं उनको खत्म किया जाए और इनके जितने लोग गिरफ्तार हैं जो जेर हिरासत हैं उनको रिहा किया जाए जी, और फोर्थ शेड्यूल से भी लोगों को निकाला जाए, फोर्थ शेड्यूल से निकाला जाए। फिर इनके जो लीडर हैं साद रिजवी साहब जी, उनका भी है कि जी उनको भी फौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए, उनको नजरबंदी खत्म की जाए। अप्रैल से रखा हुआ ना, जो हमने कल बात की थी अप्रैल से जी। अब मुझे बताएं कि ये जो अग्रीमेंट हुआ है इसमें अगर, और ये अग्रीमेंट जो है वो 10-12 दिन के पुरतशद्दुद वाकयात के बाद हुआ है, ये हमें जहन में रखना चाहिए। इन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया है, कितनों को जख्मी किया है, पूरे मुल्क का निज़ाम यानी बहुत बड़े मुल्क के हिस्से का निज़ाम धर्म भरम किया है। उसके बाद ये अग्रीमेंट होता है तो मैसेज क्या जा रहा है कि जी आप सब कुछ करें, उसकी कोई आपको कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी, जीरो। तो फिर अगर आप टीएलपी हैं वकास और आप वापस जाते हैं तो आप अगर फतह का जश्न मनाते हैं तो आप गलत होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुफ्ती साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जब गाड़ी से रवाना होने लगे तो उन्होंने एक इशारा दिया कि सब ठीक हो जाएगा और टीएलपी सियासत में अपना किरदार भी अदा करेगी। ये इशारा दिया उन्होंने, बातों में कहा है। देखें, अब कल हमने जो बात की थी ना, मेरा भी ये नुकता ये था कि ये एक सियासी जमात बन चुकी है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। और
सबसे बड़ा जो इस टाइम जो हमारे लिए, हुकूमत के लिए, रियासत के लिए जो सबसे बड़ा मुहम्मा है वो यही है कि एक ऐसा ग्रुप जो कि जिसके पास अब सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, उसने 22 लाख वोट लिए थे 2018 में। जी, 22 लाख। लेकिन साथ साथ वो इस तरीके से सड़कों पे आके जो है वो पुरतशद्दुद अपनी कार्रवाइयां भी करती है। अब इसके साथ कैसे निपटा जाए? लेकिन हुकूमत को यह भी मालूम है कि जब जो 22 लाख वोट लेता है उसको हम उस तरीके से बिल्कुल तहस नहस भी नहीं कर सकते। ये जो मुसीबत इन्होंने अपने लिए खड़ी की है ये खुद की है, यानी ये उनके अपने करतूत हैं। मैंने या आपने तो नहीं ये किया, ये पाकिस्तान के आम लोगों ने तो नहीं किया, अपने करतूत हैं। उनके नतीजे में आज खुद ये फंसे हुए हैं और इसका सोल्यूशन अब किसी के पास नहीं है, हल किसी के पास नहीं है। दुख की बात यही है कि जब इतना बड़ा सानेहा जो है वो एक मंतकी अंजाम पे पहुंचता है लेकिन वो उसका हल नहीं होता, तो फिर मैं और आप तो ये सोचने पे हक पे जाने पे कि ये जो कुछ भी हुआ है ये तब तक के लिए है जब तक ये फिर से ना हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मीडिया के अभी मुफ्ती साहब ने मुफीद मशवरे दिए हैं, उन पे भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, फाद साहब, जब भी ऐसा कोई मसला खड़ा होता है तो मीडिया के लिए एक हिदायतनामा जारी कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले पेमरा का भी एक नोटिस आया था कि आपने कवरेज बिल्कुल नहीं करनी, और मुफ्ती साहब ने भी आज मीडिया के हवाले से बात की है। पहले वो सुन लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कौमी मीडिया को इसे मुस्बत अंदाज में पेश करना चाहिए। मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, 1-2 दिन अगर आपकी दुकान पे मंदी हो जाए तो मुल्क व मिल्लत की खातिर, इस प्यारे पाकिस्तान की खातिर उसकी कुर्बानी दे दीजिएगा। फाद साहब, क्या मुस्बत पेश करें जब उन्होंने कुछ बताया ही नहीं? कहते हैं कि हफ्ता 10 दिन बाद तफसीलात सामने आएंगी, तो मीडिया क्या मुस्बत पेश करे? और ये जो दुकान बंदी की उन्होंने बात की है वो क्या सोच के कर रहे हैं? जब आप जोर जबरदस्ती करके बंद करते हैं तो फिर जाहिर बात है आप जो है वो जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक नहीं पहुंचाने दे रहे, और उससे जो हुकूमत के ऊपर एक चेक होना चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर होना चाहिए, वो भी आप डाइल्यूट कर रहे हैं। अब मुफ्ती साहब जब ये बात करते हैं तो शायद उन्हें ये मालूम नहीं है कि आज नहीं तो कल तो ये तमाम चीजें जब सामने आएंगी, और कुछ हद तक अब आनी हल्की फुल्की शुरू हो गई है, तो उस टाइम क्या मीडिया क्या करेगा? कहेगा बड़ा जबरदस्त हुआ है जी। यानी हर बारी जब रियासत जो है वो अपने घुटने टेकेगी तो मीडिया तालियां बजाए, इनको हार पहनाए, इनको मेडल दे। यानी एक अजीब सी मंतक है, लेकिन ये मंतक हुआ है जो बारहा हमें उन लोगों से सुनने को मिलती है जो लोग या तो किसी इस पोजीशन पे होते हैं जहां पे उनके पास कुछ इक़्तिदार होता है, या वो उनको कुछ तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई होती है जिसपे वो चाहते हैं कि उनको सिर्फ जो है वो शाबाश दी जाए और उस पर कोई तनकीद ना की जाए। तो ये बिल्कुल गलत बात है, और मीडिया की कवरेज को बंद करने से इनको नुकसान ज्यादा हो रहा है और फायदा कम हो रहा है। मुफ्ती साहब ने तो ये बात कर दिया। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने एंड पे एक बात की थी, हम वो सुन लेते हैं, उससे बात करते हैं। फिर इस वक्त मामलात को यहीं हम समेटेंगे और कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा। सर, ये बात वहां पे हुई है PID, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कि आपने प्रेस को इन्फॉर्म करना होता है, सवाल जवाब होने होते हैं, लेकिन कुरैशी साहब ने एक जुमला कहा और उठ के ये कुरैशी साहब जो हैं वो उन पे तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनका मसला नहीं है। ये पाकिस्तान में एक अजीब तरह की एक ट्रेडिशन सी बन गई है, और लोग समझते हैं कि ये कोई नॉर्मल सी बात है। हाँ। कि जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का लफ्ज जो है वकास, उसका मतलब क्या है? उसका सारा मकसद ये है कि आप प्रेस के सामने आएंगे, उसका मतलब ये है कि आप ने अब अपना जो भी कहना है वो कहेंगे, और आपको सवाल होंगे, और वो सवाल अवाम की बिहाफ पर होंगे। आम पाकिस्तानियों के जहन में वो सवाल आ रहे होते हैं जो प्रेस का पूछना, तो मकसद ही ये है। यानी अगर आपने सिर्फ एक तकरीर झाड़नी है तो फिर आप जाएं और जाके को बयान जारी कर दें। ये लोगों को अभी तक समझ नहीं आई, पाकिस्तानी सियासतदानों को और पाकिस्तान में मीडिया में। मुझे, आपको और तमाम मीडिया को इस बात पे शोर करना चाहिए। ये अनएक्सेप्टेबल है कि आप आके बैठते हैं, अपना आप मुद्दा बयान करते हैं और उसके बाद कहते हैं ये सवाल नहीं लूंगा। ये तो बिल्कुल, यानी कि तमाम तर जो मीडिया और मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो बेसिक बुनियादी जो उसके उसूल हैं, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और मेरे ख्याल में आज हमें इस बात पे थोड़ा सा ये एहतजाज करना चाहिए कि आइंदा अगर कोई PID में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है
जी, तो उसको ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो कहे जी मैं सवाल नहीं लूंगा। ये बिल्कुल ये रूल होना चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितनी भी मीडिया बॉडीज हैं उनको बिल्कुल वाज़े तौर पर ये हुकूमत को बता देना चाहिए कि ये अनएक्सेप्टेबल है, और अगर ऐसा ही है तो फिर वो काइंडली अपने दफ्तरों में बैठें और वहां से सरकारी मीडिया को बुलाएं और चला दिया करें। और हमारे जो कॉलीग्स थे वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे, आज भी उनको मेरे ख्याल में चाहिए था कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाते वहां पे जब कुरैशी साहब ने ये बात की थी। मेरे ख्याल में देखिए, अब मुझे, क्योंकि मैं तो और आप तो वहां मौजूद नहीं थे, मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ, लेकिन ये उसूली तौर पर ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए ना, कॉन्सेप्ट मीडिया का कॉन्सेप्ट ही वकास ये ना कि आपने वो सवाल करने हैं जिससे जो हुकूमत कह रही है उसके उसमें से मजीद उसकी वजाहत हो, अगर उसकी कोई कमजोरी है तो उसकी निशानदही हो जी, और अगर उसमें कोई चीज रह गई है जो वाजे नहीं है तो उसकी मजीद जो है उसकी डिटेल सामने आए। और ऊपर से जो लोग हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें भी मालूम हो कि जनाब अगर हमने कोई ऐसी वैसी बात की है तो हमारी पकड़ाई हो सकती है। हाँ। मकसद ये है, बिल्कुल ऐसा। मतलब हम कोई एक ये आमरीत में तो नहीं बैठे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो वुज़रा हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब इतने सीनियर वज़ीर हैं, सीनियर वज़ीर इस तरह की बात करना मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि उन्होंने ऐसी बात की है। लेकिन बहरहाल ये जो एक लंबी आज जब दुख भरी दास्तान जो हमारे सामने अनफोल्ड की है जी, ये एंड में अगर कोई कसर रह गई थी तो वो इसने पूरी कर दी। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले हफ्ते तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।